Oh. Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे मैं आपको मेनली हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के मैराथन सेशन अभी ले रहा था। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के हम लोग जो मैराथन में आपको पढ़ा रहा था उसके पहले मैंने आपको एनसीईआरटी के वीडियोस शुरू किए थे। हमने एनसीईआरटी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन को लेके, उसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड 6th की एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी को भी कवर किया था। हमने उसके बाद स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी को शुरू किया था। वी हैड स्टार्टेड ऑफ विद स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी, बट उसके बाद बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट मैं अब यहाँ से फिर से आपको स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी को फिर से शुरू कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा था। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव कवर्ड अप द चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नंबर 2 ऑन द स्टैंडर्ड 8th एनसीईआरटी। एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑन द एनसीईआरटी टॉपिक्स, हम लोग आज का जो सेशन है वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है जो एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड है। तो यूपीएससी में बहुत ही प्रीलिम्स और मेंस की कहीं से भी अगर आप एग्जाम देखोगे, प्रीलिम्स एंड मेंस के अंदर कहीं पे भी अगर आप एग्जाम देखोगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंस मिलेगा। और इसी के कारण मैं 23 अप्रैल से लेके करीबन 24 मई तक मेरा ये कोर्स चलेगा, जहाँ पे हम लोग मोर देन 22 सेशंस यहाँ पे डील कर रहे हैं ऑन द आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स। डेली 2 आवर्स के क्लासेस होते हैं, तो हम लोग करीबन 22 सेशंस कर रहे हैं इसके अंदर ऑफ 2 आवर्स। सो दैट इंक्लूड्स अराउंड 44 आवर्स ऑफ क्लासेस ऑन आर्ट एंड कल्चर। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को आर्ट एंड कल्चर के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 24 मई तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा। मोस्ट वेलकम है। उसके बाद मैं नई बैचेस भी लॉन्च करता रहूँगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे। और फ़ायदा ये है कि लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, बहुत ही डेडिकेटेड वे के अंदर होंगे, टेस्ट आपको मिल जाएगा और अनलिमिटेड टाइम आप देख पाओगे। फ़ायदा इसका यही है कि आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो देन यू कैन वॉच द वीडियोस मल्टीपल टाइम। और एक ही बार सब्सक्राइब करना है, आपको हर एक एजुकेटर्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू सी द लेक्चर्स ऑफ ऑल द एजुकेटर्स, जितने भी एजुकेटर्स है उन सब के टॉपिक्स को आप देख पाओगे। तो ये भी एक आपके लिए फ़ायदा कारक होगा। और अन अकेडमी के ऊपर जो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं 2021-22 के लिए, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। यहाँ पे एक 5 एक्सक्लूसिव बैचेस लॉन्च हो रही है। ये बैचेस अलग-अलग सब्जेक्ट्स को लेके होगी। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल बैच भी आपको मिलेगी। 2022 के लिए है मिशन यूपीएससी। दिस विल इंक्लूड द फुल कवरेज ऑफ सिलेबस, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज होगी। एनालिसिस के साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, इंक्लूडिंग इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ पे कराई जाएगी। तो आप इसके बारे में भी प्लान कर सकते हो। जो लोग 2021-22 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको टोटल 5 बैचेस मिलती है। मिशन यूपीएससी, लक्ष्य, एक्सपीडिशन, मिशन यूपीएससी 2021 और एनलाइट 2021। ये लेट नाइट है, जो खास करके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो जॉब कर रहे हैं या कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उनके लिए भी ये काफ़ी एडवांटेजियस रहेगा। तो ये तो आपका एक तो अन अकेडमी का बैच का प्रोग्राम हो गया। अन अकेडमी के ऊपर और भी आपको फ़ायदा ये मिल रहा है कि अभी अन अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप भी चल रहा है। ये चैंपियनशिप के द्वारा आप यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन कर सकते हो और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो दैट विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो बहुत ही फ़ायदा है, अच्छे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, मेरे कोर्सेज भी आपको मिलते रहेंगे। आई विल सजेस्ट कि आप जब सब्सक्रिप्शन लो तो मिनिमम 12 मंथ्स या 24 मंथ का लीजिए। मैं कहूँगा 24 मंथ का बहुत ही बेनिफिशियल है। 48,000 रुपीज़ में आपको 2 साल की तैयारी मिलेगी। 2 साल में बेटा आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि जब आप तैयारी करोगे तो आपको प्रीलिम्स भी करना है, आपको मेंस भी करना है, आपको ऑप्शनल भी करना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इंक्लूडिंग आपको करंट अफेयर्स के लिए तैयारी करनी होगी, तो करंट अफेयर्स तो अलग एक अलग ही एक समुंदर जैसा टॉपिक है। तो इन सब को आप जब करोगे तो आपको मिनिमम 2 ईयर्स का टाइम फ्रेम रखेगा, जो फाउंडेशन के लिए है। तो ये सब फाउंडेशन है तो काफ़ी एडवांटेजेस होगा। तो आई सजेस्ट कि आप इसको लीजिए। यूज़ माय कोड पीएन लाइव, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। खैर, ये तो अन अकेडमी के बारे में हो गया। अब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे हमने एनसीईआरटी को शुरू किया था वही टॉपिक को फिर से अब पकड़ते हैं। अब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स थे
वहाँ पे हमने डिस्कस किया था पहले 2 चैप्टर। वी हैड डिस्कस्ड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स इन द प्रीवियस क्लासेस। मैंने आपको बताया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इंडिया में अपना एक्सपांशन करेगी, अपना टेरिटोरी बनाएगी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हिस्ट्री राइटिंग का पूरी डिटेल्स है, ठीक है? तो ये जो हिस्ट्री राइटिंग कैसे होता था एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न टाइम्स के अंदर, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके इंडिया के अंदर हिस्ट्री राइटिंग की मेथोडोलॉजी को बिगाड़ लिया, इसके बारे में भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे, बट मैं चाहूँगा कि मैं आपको चैप्टर नंबर 2 को थोड़ा रिवाइज़ कराऊँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 तो खाली मेनली मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कंपनी इंडिया की हिस्ट्री राइटिंग करती है, उसके ऊपर ही पूरी बातें हैं, तो उसके ऊपर नहीं जाएँगे। हम लोग 2 के ऊपर से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जाऊँगा। आज 3 का एक पार्ट लेंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर भी चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की जब हम लोग रिवीजन करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत होती है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स से। क्यों? क्योंकि 18th सेंचुरी के आसपास का ये टाइम है। कब का टाइम है दोस्त? 18th सेंचुरी सीई का टाइम है। दिस इज द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी सी व्हेन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स वाज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। भारत के अंदर मुगल साम्राज्य टूट रहा था। जब मुगल साम्राज्य टूट रहा था तब कंपनी इंडिया के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। कैसे आई थी? तो उसको लेके एनसीईआरटी में ये बहुत ही अफलातून मैप दिया हुआ है। ये मैप में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश आइलैंड्स है और यही ब्रिटिश आइलैंड से ये लोग घूमते घुमाते इंडिया की तरफ आएंगे। समझे आप लोग? ठीक है। सो ये ब्रिटिश आइलैंड से घूमते घूमते फाइनली केप ऑफ गुड होप आए और केप ऑफ से गुड होप से फाइनली दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स द बॉम्बे एंड द मद्रास रीजन। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से कंपनी की भारत के अंदर आगमन की शुरुआत होगी। इसके साथ-साथ हमको ये भी देखना है कि कंपनी ने भारत के अंदर जो व्यापार करना शुरू किया था वो बंगाल से किया था। बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग किया, अपना व्यापार किया, उसका काफ़ी पैसा मिला। अब पैसा मिलते-मिलते ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का जो नवाब था उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? द बैटल ऑफ प्लासी। क्या कहते हैं? द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर बंगाल में सबसे पहली बार अपना राज्य बनाती है। ये जो कंपनी अपना राज्य बनाती है इसके कारण कंपनी के ऑफिशियल्स खुद अब नवाब बनने की शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी के अंदर सवाल दिया गया है द कंपनी ऑफिशियल बिकेम द नवाब्स। क्या लिखा गया है? द कंपनी ऑफिशियल बिकेम द नवाब्स। नवाब्स का मतलब है कि ये लोग नवाब बनने की शुरुआत करेंगे। वी फाइंड की कंपनी धीरे धीरे बंगाल से एक बार और एक्सपांड करेगी और कहाँ चली जाती है? मैसूर की तरफ चली जाएगी। तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ था। मैं आपको कहूंगा कि प्रीवियस क्लास की जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी स्टैंडर्ड 8th के, तो उसको आप देख लीजिएगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से उसको थीमेटिक वे के अंदर पढ़ा था। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, उसको डिफीट किया जाता है। कंपनी ने टीपू को खत्म किया, उसके बाद मराठास के साथ फाइट करने की शुरुआत की। कंपनी ने मराठास के साथ फाइट किया, यहाँ पे बड़ा युद्ध किया। मराठास के अंदर जो पेशवा हुआ करते थे वो पेशवा का साम्राज्य भी कंपनी ने खत्म कर दिया। जब पेशवा का साम्राज्य खत्म कर दिया उस दौरान ये जो प्रोसेस चला था, ये प्रोसेस शुरू हुआ था प्लासी से। कब शुरू हुआ था? 1757 से। मराठास को खत्म करते करते 1818 तक का टाइम फ्रेम आ गया। इस दौरान भारत के अंदर इनको बहुत सारी चीजें लाने की जरूरत पड़ी, बहुत सारी चीजें इनको चेंज करने की जरूरत पड़ी। इसके लिए कंपनी ने क्या किया? भारत में एक नया एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया इसी के ही कंटिन्यूएशन के अंदर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए। सबसे ज्यादा कंपनी को भारत के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन मदद करता है वो है कंपनी की आर्मी। ये वही सेना हुआ करती थी जिसकी मदद से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की शुरुआत की गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाय द ईयर 1850s भारत के अंदर कंपनी पैरामाउंट बन जाती है। पैरामाउंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ऊपर बैठी है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक पहाड़ी के ऊपर बैठी है और उसके नीचे हम लोग, हमारे जो भारत के लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, भूखे पैसे लोग हैं, वो सब के सब नीचे रहेंगे। समझ में आया दोस्त आपको? इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड हुआ और ये कंक्लूजन को भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि कंपनी का भारत के अंदर आगमन की इम्पैक्ट क्या पड़ी। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एनसीईआरटी के अंदर आपको ये मैप से दिखेगा। 18वीं शताब्दी के अंदर जब कंपनी आई, 18वीं शताब्दी के अंदर कंपनी आई तो आपको 2 मैप के द्वारा समझाता हूँ। ये मैप है अर्ली 1700s का मैप। दिस इज द मैप ऑफ अर्ली 1700s। ये जो मैप अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 1750s ऑनवर्ड्स का मैप। अगर आप ये दोनों मैप को कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ये जो पहला वाला मैप है, यहाँ पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपनी उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। भारत में उसका कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। ये 1800s का या 1700s की शुरुआत का मैप है
जब आपके मुगल एम्पायर डिक्लाइन में जा रहा था, और मुगल एम्पायर डिक्लाइन में जा रहा था उसी दौरान इंडिया में रीजनल स्टेट्स बने, जैसे साम्राज्य बन के आया, जैसे अवध नाम का एक स्टेट उभर के आया, बंगाल नाम का एक स्टेट उभर के आया, गुजरात मालवा जैसे छोटे छोटे किंगडम्स भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, दिल्ली के पास जाटों ने अपना साम्राज्य बनाया, मराठास अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, और हैदराबाद नाम का एक स्टेट भी उभर के आएगा। उसके बाद हम लोग जब सेकंड मैप को देखते हैं, ये बाय द वे ये जो मैप है ये स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। मिडिवल इंडिया की जो एनसीईआरटी है और पास्ट 2, उसके अंदर से आपको ये मैप मिलता है, ठीक है। तो उसके आप एनसीईआरटी को जब पढ़ोगे तो लीनियरिटी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो दूसरा मैप है ये 1750s का मैप है। 1750s तक आते आते कंपनी ने यहाँ पे प्लासी की लड़ाई कर दी थी, और इसी के कारण दी 18th सेंचुरी का जो मिडल वाला पोर्शन है वहां पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा मिलेगा। ये कंपनी ने उसके बाद फिर मैसूर के साथ फाइट की, मराठास के साथ फाइट की, इंक्लूडिंग अगर आप देखिएगा तो अवध नाम का स्टेट भी उसके चक्कर में आ जाएगा, सिख राज्य भी उसके चक्कर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी का एक्सपांशन भारत के अंदर एक एक फेज के अंदर कंप्लीट हुआ। सबसे पहला फेज जब ये हुआ करता था कंपनी का, तब कंपनी यहाँ पे ही हुआ करती थी। द कंपनी जो येलो एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, बहुत ही लिमिटेड था। ओवर अ पीरियड जैसे जैसे टाइम चला गया, ये फेज 2 के अंदर हम लोग जब पहुंचे तो ये जो येलो एरिया है, ये एरिया आपका एक्सपांड हो गया। कैसे एक्सपांड हुआ? तो कंपनी ने अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के साथ फाइट की, और उसके बाद फेज 3 तक आते आते बाय द फेज 3 वी फाइंड का कंपनी का एक्सपांशन और बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण फाइनली वी सी कि कंपनी का जो ब्रिटिश रूल था वो और भारत के विस्तारों में बढ़ा जाएगा। इस तरह से भारत के अंदर पैरामाउंसी एस्टैब्लिश की गई। ये पैरामाउंसी का टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, इसके लिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं। अब ये जो चैप्टर नंबर 3 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ा? हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो पढ़ा है वो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ये चैप्टर नंबर 2 का टाइटल क्या है दोस्त? द टाइटल ऑफ द कंपनी और द चैप्टर 2 ऑफ दिस होल थिंग टॉक्स अबाउट कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी के रूप में आई। व्यापारी के रूप में आने के बाद धीरे 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 अपना जो पावर एस्टैब्लिश करती है वो कैसे किया उन्होंने। अब भारत में कंपनी का पावर तो एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 की खासियत ये है कि रूलिंग द कंट्री साइड, ये उसका टाइटल है। कंट्री साइड का मतलब है कि आपने भारत के ऊपर पूरा कब्जा किया। आपने भारत के अंदर पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैंपेन चलाया। आपने चला तो दिया, आप एस्टैब्लिश भी हो गए, बट भारत के अंदर जो गांव वाले एरिया थे, कौन से एरिया थे? विलेज एरिया हुआ करते थे। भारत के अंदर कौन से एरिया थे? ट्राइबल एरियाज हुआ करते थे। भारत के अंदर और कैसे एरिया थे? तो बहुत ही मैं कहूँगा रिमोट एरिया हुआ करते थे, जहाँ पे आदिवासी समाज के लोग भी रहते थे। उन सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और ये जो प्रॉब्लम हो रही थी उसी के ही कंटिन्यूएशन में कंपनी ने भारत के अंदर जब रूल करना शुरू किया, तब भारत के लोगों ने किस तरह से उसके ऊपर अपना प्रतिभाव दिया, ये चैप्टर के अंदर दिखाया गया है। चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहले द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी बिकम्स द दीवान का मतलब यह है कि कंपनी अब दीवान के रूप में एस्टैब्लिश हो चुकी। कैसे हुई थी? तो कंपनी ने 1757 के अंदर प्लासी किया था, एंड बाय द ईयर 1764 कंपनी ने क्या कर दिया था दोस्त? बक्सर कर दिया था। ये दोनों लड़ाई करने के बाद कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आ गया था। ये कंपनी के पास रेवेन्यू भी पावर आया था, और इसी के कारण आप देखेगा तो कंपनी जब दीवान बन गई तो कंपनी ने भारत के अंदर रेवेन्यू चेंजेस लाने की शुरुआत की। इन दिस चैप्टर नंबर 2 इंडिया के विलेज एरिया के अंदर किस तरह से एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने की शुरुआत होती है, इन सब को आपको एग्रीकल्चर का जो टॉपिक्स है उसको चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिसाइड किया गया। चैप्टर नंबर 3 में हमको देखने को मिला कि कंपनी ने भारत के अंदर आके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करते तो है भाई साहब, पर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और ये प्रॉब्लम्स के कारण उनको जो डिजायर्ड सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिल पाए, इसके लिए कंपनी ने एग्रीकल्चर की पॉलिसी बदल दी और इंडिया में एक नई सिस्टम लेके आए। यही सिस्टम को हम लोग जनरली रैयतवारी के रूप में भी पहचानते हैं। यही सिस्टम को हम लोग कभी कभी महालवारी के रूप में भी पहचानते हैं। तो उसके ऊपर मैं आऊंगा, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इंडिया के अंदर भारत में एग्रीकल्चर चेंजेस हुए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वहां पे हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में नई सिस्टम लेके आई। नई सिस्टम तो लेके आई भाई साहब, इंडिया की पूरी इकोनॉमी को बदल दिया गया। कैसे बदला गया? कि इंडिया का मार्केट यूरोप के बाजारों को व्यापार देने की शुरुआत करता है।
भारत के लोग खेती करके ये जो क्रॉप्स थे, ये क्रॉप्स को एक्सपोर्ट कराने के लिए मजबूर किया जाता था। एंड वी फाइंड कि इंडिया वाज सप्लाइंग द क्रॉप्स फॉर द यूरोप। ये जो क्रॉप्स फॉर द यूरोप है, ये भी एक टॉपिक आपका एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही है। इंक्लूडिंग हमको क्रॉप्स फॉर द यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा कोई एक क्रॉप की जानकारी मिलती है, जो एनसीईआरटी हमको बताती ही है। और एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि इंडिया से एक समय के ऊपर मैक्सिमम कोई क्रॉप एक्सपोर्ट हो रहा था, तो एक तो था कॉटन, और कॉटन के साथ आपको एक और क्रॉप मिलेगा जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये मेरा स्लाइड का जो बैकग्राउंड का कलर है, वो भी आपको थोड़ा बहुत इंडिगो की जैसा ही दिखेगा। सो व्हाई द इंडियन इंडिगो वाज डिमांडेड, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको यहाँ से मिलेगा। हमारे लेक्चर्स अभी थोड़े बहुत लेंदी होंगे, हम लोग आधा एक घंटे के बीच में जनरली सेशंस लेने की कोशिश करेंगे, सो दैट हम लोग है ना इफेक्टिव वे के अंदर आपको समझा पाए। इंडिया से इंडिगो का एक्सपोर्ट शुरुआत होता है। ये इंडिगो का कल्टीवेशन कौन सी मेथडोलॉजी से होता था, उसी में से एक मेथड हुआ करती थी नीज। क्या मेथड हुआ करती थी? नीज। तो इंडेक्स के अंदर, ये इंडेक्स एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट ये इंडेक्स मेरे द्वारा बनाया गया है, सो दैट मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू जो फाउंडेशन आपको मिलना चाहिए, वो फाउंडेशन के लिए अच्छी और अच्छी तरह से मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, इसके लिए मैं आपको ये इंडेक्स के द्वारा समझा रहा हूँ। पहले तो ये जो नीज है, ये एक मेथड है जहाँ पे इंडिगो को ग्रो कराया जाता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे किसानों ने मना किया कि प्लीज डोंट फोर्स अस टू ग्रो इंडिगो। हमारे किसानों ने मना किया कि प्लीज डोंट फोर्स अस टू ग्रो इंडिगो। उसके बावजूद भी इन्होंने हमको प्रेशराइज किया। किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि नहीं तुमको इंडिगो ग्रो करना ही है। हमने कहा नहीं करेंगे। उसने कहा करना ही है। एक दिन हमारी अत्तामाजी सटकली हो गई। ये जो हमारी अत्तामाजी सटकली होती है, जहां पे हमारे किसान, जिनके लिए शब्द क्या यूज किया गया है? रॉयट्स। क्या शब्द यूज किया है? रॉयट्स, रैयत, या इसे हम लोग रॉयट्स के रूप में पहचानते हैं। दिस वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर द पीजेंट्स। हमारे किसानों को कहा गया कि तुमको इंडिगो ग्रो करना है। हमारे किसानों ने मना कर दिया, तो उससे ही एक घटना बनती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू रिबेलियन। क्या कहते हैं? ब्लू रिबेलियन। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 3 को जब पढ़ते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको इतने पॉइंट पहले तो पता होने चाहिए कि क्या क्या चैप्टर नंबर 3 के अंदर टॉपिक्स एनलिस्टेड है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी दीवान कैसे बनी, और दीवान बनने के बाद इंडिया के एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए। आज पूरा का पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, 2-3 भाग के अंदर करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। हम लोग कैसे उसको ग्रेजुअली डील करते हैं। ये जो कंपनी का दीवान का शुरुआत है, ये कंपनी के दीवान की शुरुआत है, ये कैसे बनी, उसको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में जाके आपको समझाता हूँ। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर थोड़ा बहुत टॉपिक्स को जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जब आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आती है, तो कंपनी ने भारत के अंदर है ना व्यापार करने की शुरुआत की थी। कंपनी केम एज ए ट्रेडर। ये ट्रेडिंग करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी का कन्फ्लिक्ट किसके साथ हो गया? तो कन्फ्लिक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया किसके साथ? बंगाल के साथ हो गया। अब कंपनी का कन्फ्लिक्ट बंगाल के साथ हो गया। ये कन्फ्लिक्ट के कारण कंपनी ने बंगाल के अंदर 2 लड़ाइयाँ की। देयर वर 2 बैटल्स दैट वर फॉट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले लड़ाई होती है 1757 के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। इट वाज 23 जून 1757 व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी हैड टेकन प्लेस। उसके बाद कंपनी दूसरी बंगाल के अंदर लड़ाई करेगी, जहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा ऑन 22 अक्टूबर 1764 द बैटल ऑफ बक्सर विल टेक प्लेस। बक्सर इज अ प्लेस इन बिहार बाय द वे। ये प्लासी और बक्सर के बीच में जो रीजंस है, वो रीजंस एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, तो अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो रीजंस देयर वर मल्टीपल, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि बक्सर की लड़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ये बक्सर की लड़ाई में आपको 2 फोर्सेस मिलेगी। एक साइड के ऊपर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी मिलेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आपको बहुत सारी फोर्सेस मिलेगी जो उनके साथ फाइट कर रही थी। एक तो बंगाल का जो राजा था मीर कासिम वाज फाइटिंग एट दैट टाइम अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। इंक्लूडिंग आपको उस दौरान बैटल ऑफ बक्सर के अंदर एक और स्टेट मिलेगा जिसका नाम है अवध, और अवध का जो नवाब हुआ करता था शुजा उद दौला, वो भी फाइट कर रहा था। वी ऑल्सो फाइंड कि इंडिया के जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, जिनका नाम था शाह आलम टू। क्या नाम था? शाह आलम टू। उन्होंने भी अपनी आर्मी भेज दी थी टू फाइट अगेंस्ट द कंपनी। इस तरह से आप देखेगा तो 3 बड़े बड़े फोर्सेस बक्सर की लड़ाई के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पड़े हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही, मैं कहूंगा, काबिल तारीफ अधिकारी हुआ करता था, जिसका नाम था मेजर मुनरो। क्या नाम था? मेजर मुनरो। मेजर मुनरो ने बक्सर के अंदर इन तीनों के फोर्सेस को हरा दिया। अब इन तीनों के फोर्सेस को हरा दिया, तो परिणाम यह आ गया कि कंपनी जीत गई। कंपनी जीतती है तो 1765 तक आते आते 1765 तक आते आते
कंपनी को दीवानी राइट्स मिलने की शुरुआत होती है। समझ में आया आपको? अब प्रश्न ये हुआ कि ये दीवानी राइट्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड दीवानी राइट्स? तो जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग जब बात करते हैं, और अगर आपको थोड़ा बहुत मेरे अगर आपने मैराथन वीडियोस भी देखे हैं, तो मैंने आपको मैराथन वीडियोस के अंदर समझाया हुआ था कि दीवान एक ऑफिशियल हुआ करता था। दीवान एक ऑफिशियल हुआ करता था इन द दिल्ली सल्तनत एंड ऑल्सो इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। दीवान ऑन कौन था भाई? ये तो एक अधिकारी था। इसके पास क्या राइट्स थे? इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन के राइट हुआ करते थे। और दूसरा राइट आप दीवान के पास आप देखोगे तो आपको रेवेन्यू का राइट मिलेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। तो इस तरह से दीवान के अधिकार कंपनी को दिए जाते हैं बाय शाह आलम टू, जो उस टाइम पे मुगल किंग हुआ करता था। इसके लिए शब्द यूज किया गया है दीवानी राइट्स। क्या शब्द यूज किया गया दोस्त? दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब यह है कि कंपनी को अब धीरे 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 अधिकार मिले। ये दीवानी राइट्स के जो अधिकार थे ये इलाहाबाद की ट्रीटी के द्वारा दिए गए थे। कौन सी ट्रीटी के द्वारा? इलाहाबाद की ट्रीटी के द्वारा। ये एनसीईआरटी में कुछ कुछ नहीं दिया है, बट मेरा मानना है कि आपको ये पता होना चाहिए। इलाहाबाद की ट्रीटी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले। under this Diwani rights, mark my words, under this Diwani rights, we find that the company of the East India Company was having two kind of powers under their control. इनको भारत के 3 विस्तार के अंदर कौन सा विस्तार था? तो एक तो था बंगाल, दूसरा था बिहार, और तीसरा कौन सा हुआ करता था? उड़ीसा। कौन सा था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इन तीनों विस्तार के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर आया। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के बादशाह बन गए। दूसरा, इन्हीं के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू पावर भी दिया जाता है। और ये जो चैप्टर है ये यहाँ से शुरू होता है कि when the East India Company became the Diwan, when the East India Company became the Diwan, what impact was made? किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को ही अब हम लोग फिर से स्लाइड्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर दीवान बन जाती है। ये जो दीवानी राइट्स थे, ये दीवानी राइट्स आपको इलाहाबाद के अंदर दिए जाएंगे। कहाँ पे दिए जाएंगे? इलाहाबाद के अंदर। ट्रीटी होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य अधिकारी था, जिसका नाम हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, आपने नाम सुना होगा, जो प्लासी की लड़ाई के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में आपको ये ट्रीटी मिलेगी। समझे आप लोग? ये ट्रीटी होती है 12 अगस्त 1765 के दिन। ये तारीख याद रखेगा, प्लीज रिमेंबर। और कहा गया है इसके अंदर कि द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो द कंपनी गॉट द राइट्स इन द बिहार एंड द उड़ीसा एज वेल। समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये दीवान किसे कहते हैं वो पॉइंट आपको दोस्त समझ में आ गया। यू गॉट दिस मच पॉइंट कि हुम डू वी कॉल द दीवान। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो कंपनी अब दीवान बन गई। अब कंपनी जब दीवान बन जाती है, व्हेन द कंपनी बिकेम द दीवान, तो इस तरह से अब धीरे 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 आप देखेगा कि कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल पावर आएगा। ये इवेंट कब हुआ था? तो इसके अंदर लिखा गया है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब इलाहाबाद नाम की जगह के अंदर एक ट्रीटी होती है, ये ट्रीटी के दौरान ही कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स दिए गए। खासियत यह है कि ये जो ट्रीटी होती है, ये ट्रीटी के अंदर दो फोर्सेस सामने सामने थी। एक साइड के ऊपर शाह आलम टू हुआ करते थे। बाय द वे, ये शाह आलम टू द मुगल किंग, अगर आप देख पा रहे हो, ये शाह आलम टू है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको रॉबर्ट क्लाइव की इमेज मिलेगी। ये रॉबर्ट क्लाइव की इमेज है। ये दोनों के दोनों ये ट्रीटी करते हैं। इसके अंदर लिखा गया है कि द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट विथ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज द विटनेस। उसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम टू को बुलाया, बोले आओ कभी हवेली पे। और शाह आलम टू गए अपना तंबूरा लेके, अपना बिस्तरा पोटला उठा के, और रॉबर्ट क्लाइव ने फिर शाह आलम टू को एक कोरा पेपर दिया। कोरा पेपर दोटा समझ में आता है कि नहीं आता है? व्हाट डू मीन बाय कोरा पेपर? हाँ, तो एक व्हाइट पेज दिया जाता है कि चल साइन कर रहे। हमारे शाह आलम टू ने साइन किया। साइन करने के बाद फिर इतिहास आपका आगे चलेगा। ये जो खासियत ये है कि इसके ऊपर से रॉबर्ट क्लाइव ने एक पेंटिंग बनवाया था। तो आप जो ये फोटोग्राफ देख रहे हो, इट इज एक्चुअली ए पेंटिंग। ये पेंटिंग की खासियत ये है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये ऑयल पेंटिंग है विथ वाटर कलर्स वर ऑल्सो यूज। समझ में आया? तो ये जो एनसीईआरटी है, इसमें हम लोग जब आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, 8
वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी लिखा गया है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको बात कराऊँगा, ठीक है? सो द पेंटर वाज़ कमीशन्ड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन द क्लाइव्स लाइफ। रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि मैंने भारत के एक मुगल बादशाह को बक्सर के अंदर हराया है। बक्सर के अंदर हराने के बाद मैं अपना जीवन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैटर है, उसके ऊपर पेंटिंग बनवाना चाहूँगा। इस तरह से कंपनी ने दीवानी राइट्स गेन किए। दीवानी राइट्स गेन करने के बाद अब बात आगे चलती है। दीवानी राइट्स आपको समझ में आ गया कि क्या राइट्स है। इसकी डेफिनेशन अभी हमने वो जो ब्लैंक स्लाइड थी उसके अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया है। आगे चलते हैं, समझ में आता है अब आगे क्या होगा। प्रश्न यहाँ से एनसीईआरटी आगे हमको समझाती है कि कंपनी ने जब दीवानी राइट्स गेन किए, तो उसके बाद आपको देखने को मिला कि कंपनी के लिए बहुत ही फायदा कारक होगा। एज अ दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने आपको बताया कि इनके पास वित्तीय काम हो गया। ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल, दिस टेरिटरी इंक्लूड विच रीजन्स, तो मैंने आपको बता दिया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। नाउ इट हैड द थिंक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू द रिसोर्सेज। समझे कि नहीं समझे? अब कंपनी के पास एक विचार आया कि उनके पास 3 बड़े-बड़े स्टेट्स हाथ में आ गए हैं, पूरा बंगाल तो उनके डायरेक्टली हाथ में है, तो इतनी बड़े राज्य की जो ज़मीन है, वो लैंड का क्या करेंगे? दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत सारी रेवेन्यू आएगी क्योंकि लैंड से सबसे प्राइमरी रेवेन्यू कंपनी को गेन होता था उस टाइम पे, तो ये कैसे किया जाएगा? तो ये चैप्टर ही हमको समझाता है कि हाउ इट शुड बी डन। तो एनसीईआरटी लिखती है कि दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड द इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। मतलब ये है कि कंपनी जब नाणकीय या मैं कहूँगा वित्तीय रूप से जब पावरफुल हो रही है, कंपनी को जब फाइनेंशियल पावर दे रहा है, तो कंपनी को अपनी जो रेवेन्यू की जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको इस तरह से सेटअप करना है कि अपने खर्चे पूरे पूरे है ना फुलफिल हो जाए, वरना तो क्या होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये ना हो, इसके लिए ये दीवानी राइट्स को उसने इस तरह से मैनेज करना था। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो हैड टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीड्स एंड सेल्स व्हाट इट वांटेड। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली कैसी थी? ट्रेडिंग कंपनी के रूप में थी। तो बिकॉज इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, द पिक्चर वाज आल्सो श्योर एंड द पिक्चर इट वाज आल्सो नेसेसरी फॉर द कंपनी कि इंडिया में जो व्यापार चल रहा है वो व्यापार तो चलना ही चाहिए। इसी के कारण कंपनी जब रेवेन्यू राइट्स गेन भी करती है, तो कंपनी बहुत ही धीरे-धीरे आगे चलेगी। और एनसीईआरटी क्या करता है, ओवर द इयर्स द कंपनी आल्सो लर्न्ड दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। समझे? तो एनसीईआरटी कहता है कि रेवेन्यू राइट्स मिले, व्यापार भी करना है, तो कंपनी के अब 2 टारगेट्स थे इंडिया के अंदर। पहला टारगेट्स क्या था कि रेवेन्यू मतलब पैसे कमाओ कहीं से भी। दूसरा टारगेट क्या था कि ट्रेडिंग को भी बढ़ाना देना है, ट्रेडिंग के अंदर हमारे जो एक्सपेंसेस है वो फुलफिल होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी के पास ये भी था कि इट नीडेड टू पैसिफाई दोज इन द पास्ट हैड रूल्ड कंट्री साइड एंजॉय द अथॉरिटी एंड द प्रेस्टीज। मतलब ये है कि कंपनी को ये भी पता था कि अब भारत के अंदर वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में बैठ गई है, उसके बावजूद भी भारत के जो प्रीवियस रूलर्स हुआ करते थे इन द पास्ट हु हैड रूल्ड, किन किन लोगों ने रूल किया था? हो सकता है कि पुराने किंग्स हुआ करते थे, हो सकता है कि आपको बहुत सारे जमींदार्स मिल जाएंगे, हो सकता है कि आपको बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स मिलेंगे जो जमींदार का ही एक क्लास हम लोग कह सकते हैं, उनको भी अपने साथ में लेके चलना था। तो सबका साथ अपना विकास का जो कंसेप्ट है वो कंपनी को करना था। और इसके लिए उन्होंने ध्यान में रखा कि दोज हु हैड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एलिमिनेटेड। कंपनी को पता था कि भारत के जो स्थानीय राजा है, भारत के जो स्थानीय राजवंश है, भारत के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको भी वैसे ही उनको कंट्रोल में करना होगा। उनको रातों रात अपने पावर से नहीं हटा सकते थे। इसी के कारण ये जो दीवान की सिग्निफिकेंस थी, ये बढ़ जाती है। कंपनी धीरे-धीरे अब रेवेन्यू राइट्स गेन करने की शुरुआत करेगी। समझे आप लोग? अब प्रश्न ये हुआ कि यहाँ के भारत के जो लोग हैं, उनको कैसे वो कंट्रोल कर पाएगी? यहाँ के जो लोकल पावर है, उनको कैसे कंट्रोल कर पाएगी? उसको भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर ये चैप्टर के अंदर दिखाया गया है। ये कैप चैप्टर के अंदर इवेंचुअली 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। पहला फोकस इन्होंने ये किया है कि कंपनी कैसे अपनी कंट्री साइड वाले रीजन से रेवेन्यू गेन करने की शुरुआत करेगी या कॉलोनाइज करने की शुरुआत करेगी। दूसरा, यहाँ पे भारत के अंदर रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज है वो कैसे गेन करती है।
भारत के लोगों को किस तरह से अपने राइट से मजबूर किया जाता है या उनको हटाया जाता है, वो भी चीज मिलेगी। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स दैट इट वांटेड। तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। सबसे फर्स्ट जो फेज है ये चैप्टर का, जहाँ पे हमने दीवानी राइट्स के बारे में पढ़ा है, तो होपफुली व्हाट इज दीवानी राइट्स वो आपको पता चल गया है। अब ये कैसे इंडिया के अंदर इम्पैक्ट होता है और कंपनी कैसे अपने रेवेन्यू को गेन करने की शुरुआत करती है, उसको अभी समझने के लिए इसके नेक्स्ट फेज के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हाउ द कंपनी स्टार्टेड गेटिंग द रेवेन्यू आउट ऑफ द लैंड दैट इट कंट्रोल्ड। समझे आप लोग? यहाँ से ही अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी धीरे धीरे रेवेन्यू को कैसे लेने की शुरुआत करेगी। अब देखिए, कंपनी दोनों दो तरह से वो रेवेन्यू ले सकती थी। कंपनी अगर भारत के अंदर पैसा उसको कमाना है तो दो तरह से कमा सकते थे। भारत के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यू के सोर्सेज हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यू के सोर्सेज हुआ करते थे, वो प्राइमरी सोर्सेज क्या हुआ करते थे। तो पहले तो रेवेन्यू का जो सोर्स था वो था ट्रेडिंग। समझ में आता है आपको? ये एक मूलभूत रूप से व्यापार हुआ करता था जो पहले से चलता था। दूसरा, अब कंपनी के पास दीवानी राइट्स मिला है। मैंने आपको बताया दीवानी राइट्स जैसे ही कंपनी को मिला गया, वो दीवान बन गया। ये दीवान बन गया, इसके लिए उसको लैंड रेवेन्यू के ऊपर भी अब आधार बनने की शुरुआत होगी। समझे आप लोग? ठीक है। तो एनसीईआरटी हमको ये बताती है सबसे पहले कि उनको जब ट्रेडिंग का ज्यादा पहला चस्का चढ़ गया था, क्योंकि ये आए थे इन द ईयर 1608 ऑनवर्ड से, जब 1608 के आसपास से ये लोग आए, तब से इनका एक ही टारगेट था कि भारत के अंदर व्यापार करो। और ये व्यापार के द्वारा धीरे 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 बाय द ईयर 1765, when the company got the Diwani rights, by the year 1765 when the company got the Diwani rights, तो पिक्चर बहुत ही बदल जाता है। तो ये जो पिक्चर किस तरह से बदलता है उसी को ही समझने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी के द्वारा, जहां पे एनसीईआरटी लिखती है द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। मैंने आपको बताया कि कंपनी अभी भी अपने आप को क्या कहती है कि हम तो व्यापारी है भाई, हम तो खाली व्यापार करने आए हैं। माँ कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो कंपनी वाज लाइक द राइस। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा, अगर आप देखोगे तो कंपनी वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू। कंपनी को खुद को पैसा भी चाहिए था, बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड द कलेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपनी व्यापार के अंदर तो पैसा कमा रही थी, जो प्राइवेट ट्रेड कर रही थी इंडिया के अंदर। दूसरा प्रश्न ये था कि भारत में अगर उसको लैंड रेवेन्यू से पैसा कमाना है आफ्टर गेटिंग द दीवानी राइट्स, तो आप लैंड रेवेन्यू के अंदर पैसा कमाना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए ना वैसा। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है दोस्त? हाउ हाउ दिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स? ये एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जहां पे आपको टैक्स कलेक्टर्स लगाने पड़ेंगे, आपको उसके लिए ऑफिशियल्स लगाने पड़ेंगे, आपको उसके लिए अपना एक पूरा सेटअप करना पड़ेगा, एक तामझाम बनाना पड़ेगा। तो कंपनी को वो नहीं करना था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसके लिए कंपनी क्या करती है, द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। मतलब ये है कि पैसा कमाना है पर एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा खर्च करना नहीं है। एक रेगुलर सिस्टम बनाने के लिए आपको पैसा तो लगेगा ना साहब। आज इंडिया के अंदर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्त, तो आपको आईआरएस मिलता है कि नहीं मिलता है? आईआरएस क्या है? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है। कंपनी के दौरान उस टाइम पे इनिशियल रेवेन्यू सर्विसेज नहीं थी। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने ध्यान में ये देखा कि इंडिया से हम लोग एक पॉलिसी यूज करेंगे जिसका नाम है बाय चीप एंड सेल डियर की पॉलिसी। समझ में आ रहा है? आफ्टर गेटिंग द रेवेन्यू राइट्स इन इंडिया, आफ्टर गेटिंग द पॉलिटिकल राइट्स इन इंडिया एंड बंगाल, कंपनी ने भारत के सामान को सस्ते में खरीदने की शुरुआत की, बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एट चीप। एंड उसके बाद उनको बाहर कहाँ पे भेजना है? यूरोप के अंदर महंगे दामों के अंदर भेजना है। अगर यूरोप में महंगे दामों के अंदर भेजा तो कंपनी के लिए फायदा ही फायदा है। ये पॉलिसी को ही हम लोग बाय चीप सेल डियर की पॉलिसी करते हैं। इसके आधार के ऊपर हमको देखने को मिला कि within 5 years the value of the goods bought by the company in Bengal doubled। मतलब ये है कि कंपनी इंडिया के अंदर जब पॉलिटिकल पावर गेन करती है तो यहाँ सस्ते में सस्ता सामान इन्होंने खरीदने की शुरुआत की। अब बंगाल में कोई व्यापारी है, कोई व्यापारी को बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि तुमको 100 रुपए में ये पेन हमको बेच के देने की।
वो व्यापारी ने मना कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी पिटाई कर देती। यू आर नॉट सपोज टू गो अगेंस्ट द कंपनी। इसके लिए इंडिया में सस्ते सामान को खरीदना, बाहर जाके महंगे भाव के अंदर बेचना। गेटिंग अ पॉइंट? इस तरह से एट द ईयर 1865 या बिफोर द ईयर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। इंपोर्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, वो सब चीजें अब खत्म हो जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई, तो भारत के अंदर जब उसको ट्रेड करना था, भारत के जब अंदर उसको ट्रेड करना था, तो ट्रेड करने के लिए जब उसने यहाँ के अपने जो मैन्युफैक्चरर्स थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, उनको कहा कि हम आपको कुछ सामान देंगे, उसके सामने तुम हमारा कॉटन, ये इंडिया का जो कॉटन है वो इंग्लैंड को बेचो। हमारे व्यापारियों ने कहा कि हम तो है ना पूरा का पूरा पैसा हाथ में लेंगे, वी नीड मनी इन हैंड। हमको जब तक पैसा हाथ में नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे व्यापारियों ने ब्रिटेन के व्यापारियों से क्या कहा कि आप हमको सोना दो और चांदी दो और यहाँ से पैसा लेके जाओ या यहाँ से सामान लेके जाओ। तो इफ यू वांट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम इंडिया, आप समझने की कोशिश करो कि इंडिया के अंदर से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ परचेज करना था, मैं आपको बिफोर 1865 की बात कर रहा हूँ, बिफोर 1865 की बात कर रहा हूँ, कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कोई इंडियन बिजनेसमैन से कोई चीजें भी खरीदने की कोशिश करेगी, तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्ड देना पड़ेगा या सिल्वर देना पड़ेगा। उसके बाद ही इंडिया का कोई व्यापारी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कमोडिटी देगा। समझे कि नहीं समझे? ये 1865 तक की बात थी। दिस वाज दी पॉलिसी अप टिल द ईयर 1865। बट आफ्टर 1865 क्या हो गया दोस्त? आफ्टर 1865 क्या हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन कंपनी को कहा कि भाई हम तुमसे बहुत ही सस्ते दाम में खरीदेंगे, वी बाय चीप फ्रॉम यू। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो लंदन के मार्केट्स के अंदर, यूरोप के मार्केट्स के अंदर अपना जो सामान है वो बहुत ही महंगे दाम के अंदर बेचेंगे। इस तरह से कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी कि कम होगी साहब? अगर यहाँ से भारत के बाजारों से अगर सामान सस्ते दामों के अंदर खरीदा जाएगा और उसके बाद इंग्लैंड के मार्केट के अंदर सामान महंगे दाम के अंदर बेचेंगे, तो कंपनी की रेवेन्यू डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो बढ़ेगी। 1865 के बाद आप देखिएगा कि ट्रेडिंग से इनकी रेवेन्यू काफी बढ़ गई। ट्रेडिंग से रेवेन्यू बढ़ी। धीरे धीरे कंपनी को समझ में आया कि खाली व्यापार से हम लोग रेवेन्यू नहीं कमाएंगे, खाली व्यापार से हम लोग रेवेन्यू नहीं कमाएंगे, इंडिया के अंदर हमको कुछ और भी चीजें करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर कुछ हमको और भी चीजें करनी पड़ेगी। अब एनसीईआरटी के अंदर हमको क्या लिखने को मिला है उसको समझाता हूँ। कंपनी ने भारत का जो सामान है वो सस्ते में खरीदना शुरू कर दिया। एंड इसके आधार के ऊपर अगर आप देखोगे, द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। भारत के अंदर इनको बंगाल के अंदर जो सामान इन्होंने खरीदा, वहां से ही फिर उससे जो पैसा कमाया उससे ही एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की। अब दिक्कत क्या हो गई? कंपनी को आफ्टर 1865, आफ्टर द ईयर 1865, कंपनी ने बंगाल की पूरी इकोनॉमी को तोड़ दिया। कंपनी ने पूरे बंगाल की इकोसिस्टम को तोड़ दिया। वहां के जो रहने वाले लोग थे, उनके जो व्यापारी थे, उनको बहुत बड़ा क्राइसिस के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1865 के बाद कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल पावर आ गया। बिकॉज कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल पावर हो गया, तो भारत के जो आर्टिजन्स, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको कहा गया कि आपको यहाँ पे कंपनी को अपना सामान सस्ते दामों के अंदर बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मैन्युफैक्चरर्स को प्रेशराइज किया कि तुमको ये पेन जो है, ये जो पेन आपके एग्जाम्पल दे रहा था, ये पेन को सस्ते दाम के अंदर लंदन के अंदर बेचने के लिए कंपनी को देना पड़ेगा। इस तरह से इंडिया के जो व्यापारी थे, इंडिया के जो आर्टिजन्स थे, आर्टिजन्स मतलब ऐसे कलाकार लोग जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस किया करते थे, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई हम तो है ना सब कुछ काम वाम छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी हमको बहुत ही सस्ते दामों के अंदर हमारा जो सामान बिकवाने की कोशिश कर रही है। इस तरह से बंगाल की इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर हो गई। पहली बात तो दीवानी का इम्पैक्ट क्या हुआ आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो दीवानी का इम्पैक्ट सबसे पहले व्यापार के अंदर हमको मिलता है। दूसरा आप देखिएगा तो कंपनी ने भारत के अंदर जो हमारे किसान हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे,
उनके ऊपर भी अगर आप देखिए तो प्रेशर लगाने की शुरुआत की। इंडिया के पीजेंट्स को कहा गया कि तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इंडिया के पीजेंट्स को कहा गया कि तुमको अब एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी देना पड़ेगा। हमारे पीजेंट्स ने कहा कि भाई हाँ, इस बार हमारी बारिश फेल हो गई है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, हमारे क्रॉप इतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे। कंपनी ने कहा कि नहीं, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, मुगेम्बो का भतीजा, आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा, मैं तो यहाँ से पैसा कमा के जाऊंगा। इस तरह से यू विल सी कि इंडिया के जो पीजेंट्स थे उनकी भी मौत आ रही है, इंडिया के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे और आर्टिजन्स थे उनकी भी सबकी हालत खराब हो गई। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी कैन सी इन एनसीईआरटी इट इज रिटन दैट द आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन एंड द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड द साइंस ऑफ कोलैप्स। मतलब आप समझो कि कंपनी ने 1865 या 1765, सॉरी माय बैड, ठीक है, 1765 के बाद जब पॉलिटिकल पावर गेन किया, पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद धीरे 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 इंडिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने डेवलप करने की शुरुआत की, तो भारत में एक प्रोडक्शन के ऊपर बहुत बड़ा फटका पड़ा। अब जब आप फूड का प्रोडक्शन रोक दोगे या फूड प्रोडक्शन आपका टूट जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस विल रिजल्ट इनटू अ फमाइन लाइक ऑफ सिचुएशन। भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। वी फाइंड कि दिस वाज अ टेरिबल फमाइन where more than 10 million people got killed in the year 1770। 1770 के अंदर भारत में ये अकाल के कारण नहीं नहीं करके 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये बंगाल का सबसे पहला फमाइन था जहां पे इतना बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के रूल के कारण होता है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन गॉट वाइप्ड आउट। इस तरह से आप देखिएगा तो इंडिया में कंपनी के जो दीवानी राइट्स थे, ये जो दीवानी राइट्स थे उसकी बहुत ही डिजास्टर इम्पैक्ट पड़ती है। इंडिया ने जो इकोनॉमी को चेंज करने की कोशिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी रूप से, उसकी इम्पैक्ट भी बहुत भारी तरह से होगी। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसकी इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कैसे हुई, तो दो प्रकार की इम्पैक्ट मिलती है। मेनली पहला प्रश्न आता है कि इंडिया में ह्यूमन लॉस बहुत हुआ। सो द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द फमाइन विल बी द ह्यूमन लॉस, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए। वी फाइंड ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन गॉट किल्ड, तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। दूसरा इकोनॉमिक लॉस हुआ। क्यों इकोनॉमिक लॉस हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो प्रोडक्शन सबका सब टूट गया। जैसे आज की तारीख में आप देख रहे हो, ये कोविड-19 के कारण सरकार को इकोनॉमिक लॉस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बंद है। आप शटडाउन के अंदर हो, लॉकडाउन के अंदर हो, तो ऑब्वियस है, तो यही चीज आपको यहाँ पे होगा। अब कंपनी देख रही है कि यार हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू दो हुआ करता था, पहला जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, मेनली जो ओरिजिनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, वो था ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपनी का जो सबसे ओरिजिनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो था ट्रेडिंग, बट वो ट्रेडिंग कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन मार्क के अंदर आ चुका है। कंपनी ने डिसाइड किया कि अपने जो दीवानी राइट्स थे उससे ही मैं लैंड रेवेन्यू को एक्सपांड करूंगा, और लैंड रेवेन्यू को एक्सपांड करने के साथ साथ मैं ऐसे क्रॉप्स के तरफ जाऊंगा जो मुझे पैसा कमा पाए। समझे आप लोग? तो इसी के कारण कंपनी क्या करती है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने की शुरुआत करेगी। क्या करेगी साहब? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फ्रॉम द ईयर 1800s, अर्ली 1800s के आसपास की बात बता रहा हूं मैं आपको। इंडिया के अंदर कंपनी को पैसा कमाना था जमीन से पैसे कमाना था। तो आप कैसे क्रॉप से आप पैसा कमाओगे? क्या आप फूड क्रॉप से पैसा कमाओगे? विल यू बी एबल टू अर्न द मनी फ्रॉम द फूड क्रॉप्स, और विल यू बी एबल टू अर्न द मनी फ्रॉम द कैश क्रॉप्स? क्या आप व्यापारिक पाकों से पैसा कमाओगे या खाने के पाक से? अरे द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। इट इज ऑलवेज द कैश क्रॉप्स विच विल गिव यू मोर मनी। क्योंकि कैश क्रॉप से आपको फायदा क्या होगा दोस्त? कैश क्रॉप से आप जो भी चीजें कमाओगे वो सब है ना, कॉटन है, जूट हो, टोबैको हो गया, ये वैसी वैसी कमोडिटीज है जो आपको काफी मालदार कर सकती है। तो कंपनी ने भी डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर एक तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ होना चाहिए। कमर्शियलाइजेशन का मतलब यह है कि हम लोग व्यापारी करेंगे। दूसरा, हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चर से रेवेन्यू बढ़े, उसके लिए हमको काम करना है। सो वी फाइंड कि आफ्टर द फमाइन इन बंगाल, the company decided to reorganize the agriculture, the company decided to reorganize the revenue system in India, the company decided कि अब हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमको ज्यादा पैसा मिले, एग्रीकल्चर के द्वारा ही ज्यादा पैसा मिले। तो है ना कि एक बार है ना, आप दूध से भी जल जाते हो तो छाछ भी फूंक फूंक के पीते हो। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। कंपनी ने देखा कि यार यहाँ बहुत खराब हालत हो गई है, तो वी विल मेक श्योर
कि अब हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, इंडिया के एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की। समझे आप लोग? अब प्रश्न ये हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा, ये रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ से ही अब हम लोग सेकेंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ माइन, द इम्पैक्ट ऑफ माइन दैट विल गो फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। समझे कि नहीं समझे? इंडिया में 1966 से पहले बहुत बार ऐसी कंडीशन हो गई कि हम लोग ड्रॉट एंड फमाइन की तरफ चले जाते थे। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी। भारत के अंदर क्रॉप फेलियर्स कंटिन्यूअस होते रहते थे। क्रॉप फेलियर्स और बारिश कंटिन्यूअस होती वो है ना कि एक एक साइकिल में चलता था। इसके कारण लोगों को खाने का अनाज भी नहीं मिल पाता था। खाने का अनाज नहीं मिल पा रहा था, उसके कारण हमने अमेरिका से गेहूं मंगवाते थे। पीएल 480 करके एक स्कीम हुआ करती थी। उसके बाद धीरे-धीरे 1966 तक आते-आते हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे और खास करके हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, कहते हैं जय जवान जय किसान। क्या कहते हैं? जय जवान जय किसान। इंडिया के अंदर जो इतने अकाल पड़े थे बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर 1947 से लेके 1966 तक, उसके बाद 1966 में हमने हमारा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया कि नहीं किया? कैसे किया दोस्त? ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा किया। कैसे किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसके द्वारा कंपनी ने पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम को इंडिया की गवर्नमेंट ने चेंज की थी। भारत के अंदर जब हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया तो 1770 में फमाइन हो गया। 1770 में फमाइन हो गया। प्रश्न ये हुआ कि इंडिया के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। कैसे करोगे? यू विल फाइंड कि यहाँ पे बहुत बड़े पॉलिसी मेकर्स आए। उनमें से एक पॉलिसी मेकर हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वी फाइंड लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द वन। इसके भी पहले आप देखोगे तो आपको एक और ऑफिशियल मिलेगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वैसे लोग हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करता था बंगाल का। ये वो लोग हुआ करते थे जो इंडिया की लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करने की शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है उसके ऊपर समझते हैं। प्रश्न ये हुआ कि कैसे इंप्रूव करोगे। If the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? क्या भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर है तो क्या भारत सरकार लगता है कि टैक्स आएगा? यहाँ पे भी यही हुआ करता था। बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स को एक चीज समझ में आ गई कि इंडिया में अगर लंबे टाइम तक रहना है तो भारत का जो खेती का रास्ता है, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इंडिया की लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। इंडिया में किसान के ऊपर से हम लोग टैक्स कमाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके कारण कंपनी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर को और मौका दिया जाए और इस तरह से 1770 का जो फमाइन हुआ था, कौन सा? 1770 का जो फमाइन हुआ था, वो 1770 के फमाइन से उन्होंने जो भी सीख ली थी, व्हेन द कंपनी रियलाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फमाइन, कंपनी करीबन उससे 20 साल के बाद आफ्टर 2 डिकेड्स यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन हुए। कंपनी ने इंडिया के अंदर एक नई एग्रीकल्चर की पॉलिसी डेवलप करनी शुरू की जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। दिस वाज ब्रॉट इन द ईयर 1793 बाय द एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम लेके आता है। इसके पहले वॉरेन हेस्टिंग्स भी यहाँ पे इजारेदारी सिस्टम लेके आया था, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हुआ करती थी, ये कैसे काम करती है और ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। आगे चलेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर अब ये लोग कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की। ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर, बेस्ड ऑन दी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वी फाइंड इंडिया के एग्रीकल्चर को इन्होंने चेंज किया। अब कैसे चेंज किया तो आपको सादी भाषा में समझाता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर के अंदर, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे कमाने थे। किससे कमाने थे? लैंड रेवेन्यू से पैसे कमाने थे। अब कंपनी लैंड रेवेन्यू से पैसे कमाने थे तो इनिशियली कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कंपनी ने ध्यान ही नहीं दिया और कंपनी ने पैसे कमाने के लिए किसके ऊपर फोकस किया था? ट्रेडिंग के ऊपर फोकस किया था। समझ में आया? ट्रेडिंग का मतलब है कि व्यापार के ऊपर फोकस।
अब यहाँ से तीसरा प्रश्न हो रहा है कि जब उनको पता चला कि लैंड रेवेन्यू से पैसे कमाएंगे, तो कैसे कमाएंगे, किससे कमाएंगे? क्योंकि लैंड का जो ओनर हुआ करता था इनिशियली, वो कौन था? तो इनिशियली हमको क्या देखने को मिला? पीजेंट, जो किसान वहां पे खेती करता था, ही यूज्ड टू बी द ओनर। समझे कि नहीं समझे? अगर आपको लैंड की हायरार्की के बारे में जानकारी होगी, अगर आपको लैंड की हायरार्की के बारे में जानकारी होगी, तो पीजेंट यूज्ड टू बी द मेन बेस ऑफ द एग्रीकल्चर। पीजेंट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हम कोई एक ऐसे इंसान को अपॉइंट करें जो हमारे लिए किसान से पैसा कलेक्ट करने की शुरुआत करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे लिए पैसा कलेक्ट करने की शुरुआत करेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो जमींदार हुआ करते थे, ये जो जमींदार हुआ करते थे, उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया, इनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया। और ये जमींदार को कहा कि आप किसान से पैसे लोगे, यू विल बी कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम द पीजेंट्स, साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे लैंडलॉर्ड के रूप में रहोगे, और जो भी किसान है वो आपके अंडर में आएगा। आपके पास हर एक पावर है, आपके पास हर एक अथॉरिटी है। आप किस तरह से किसानों से हमको पैसे कमा के देंगे, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये परमानेंट सेटलमेंट था। इसी को ही हम लोग जमींदारी सिस्टम के रूप में भी पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जमींदार हुआ करते थे, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंटली सेटल कर दिया। ये जमींदार को कहा गया कि आप ओनर्स बन गए हो। ये जमींदार को कहा गया कि आपके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि अगर कोई किसान आपको पैसे ना दे, तो आप वो किसान से पैसे इविक्ट कर भी कर सकते हो। पैसे इविक्ट करने का मतलब ये होगा कि किसान को अपनी जमीन से हटा दिया, हटाने के बाद उसी को अपनी ही जमीन के अंदर मजदूर बनाने की शुरुआत करेंगे। समझे आप लोग? बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, द राजास एंड द तालुकदार किसे कहते हैं? तो दे वर द काइंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और आई वुड से द फ्यूडल लॉर्ड्स एट दैट टाइम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोग को मदद करते थे, और इनको जमींदार के रूप में एस्टैब्लिश किया जाता है। इनको कहा गया था कि आप ये जो किसान हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे, उनसे आपको रेंट लेना है। रेंट का मतलब ये है कि जो पीजेंट यहाँ पे खेती कर रहा है, जो लैंड के ऊपर खेती कर रहा है, उसका उसको भाड़ा भी देना है। एंड पे द रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब किसानों की हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी थी। द पीजेंट्स वर सपोज टू पे टू थिंग्स, वन वॉज द रेवेन्यू and the other one was the rent. Rent was on the land, revenue was on the production। आप क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, इन दोनों के ऊपर आपको चीजें मिलेगी। समझे आप लोग? तो इस तरह से जमींदार को कहा जाता है एज अ पार्ट ऑफ हायरार्की कि ये जमींदार को एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, एंड दिस इज इट वॉज नॉट इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो जमींदार से उनको कहेगी कि आप हमारे लिए ये जो जमींदार से आप हमारे लिए पीजेंट से पैसा इकट्ठा करना शुरू करो। और ये जो पैसा है उसको फिक्स कर दिया जाता था। समझे कि नहीं समझे? कभी कभी आपको पूछेगा कि ये परमानेंट सिस्टम में क्या परमानेंट हुआ करता था, तो दो चीजें परमानेंट आपको मिलेगी। एक तो जमींदार परमानेंट मिलता है, द जमींदार इज ऑलवेज परमानेंट इन द परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा, जो पैसा भी अगर आप देखोगे, वो पैसा भी आपको परमानेंटली मिलेगा। तो पैसा जनरली ये लोग चेंज नहीं करते थे। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर, एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इम्प्रूव इन द इम्प्रूविंग द लैंड। मतलब ये होता है कि जमींदार को यहाँ पे लैंडलॉर्ड बनाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि जो भी जमींदार है, ये जमींदार किसान से पैसा कमा के कंपनी को देता रहेगा, कंपनी की तिजोरी भरती रहेगी। अगर जमींदार को पैसा ज्यादा कमाना है, अगर जमींदार को पैसा ज्यादा कमाना है, तो जमींदार को जो पीजेंट है, जहाँ पे खेती हो रही है, वहाँ पे लैंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अगर वो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा लाइक इरिगेशन में, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन में, तो वहाँ से उसको थोड़ा बहुत और भी पैसा मिल सकता है। समझे आप लोग? ठीक है। तो इस तरह से हमको ये जानकारी मिली कि कंपनी ने एक पूरा का पूरा रेवेन्यू का जो ठिकरा था वो किसके ऊपर फोड़ दिया?
जमींदार के ऊपर फोड़ दिया और जमींदार को कहा कि बेटा तुमको करना है, तुम ही डिसाइड करोगे। समझे आप लोग? सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, राज्य यहाँ से जमींदार से पैसा नहीं लेगा, तो जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। मतलब ये होता है कि अगर जमींदार ने 100 रुपया लैंड के ऊपर इन्वेस्ट किया है और जमींदार से ईस्ट इंडिया कंपनी अगर 50 रुपया ले रही है, से फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट किया करती थी विद द जमींदार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को कॉन्ट्रैक्ट करके दिया था कि आपको हर महीने का 100 रुपया देना है, यू आर सपोज टू पे अप 100 रुपीज एवरी मंथ। एंड इफ द जमींदार इज पेइंग अप 100 रुपीज और जमींदार अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है इन द लैंड और जमींदार को 200 रुपया कमाने का मौका मिला, तो कंपनी को तो उसको 100 रुपया ही देना है। द जमींदार इज अर्निंग 200 रुपीज फ्रॉम द लैंड, द जमींदार इज अर्निंग 200 रुपीज फ्रॉम द लैंड, बट द कंपनी इज सपोज टू गेट ओनली 100 रुपीज आउट ऑफ दैट लैंड। क्यों? क्योंकि जमींदार ने तो कंपनी को कहा है कि देखो हमारा एक करार हुआ था, हम में तुम में करार था, ये करार के अंदर हमने बहुत ही क्लियर कट लिखा था कि हम लोग रेवेन्यू को फिक्स कर देंगे, हम लोग रेवेन्यू को बढ़ाएंगे नहीं। रेवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे उसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर के अंदर भी अगर जो भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जितना भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उन सब प्रोडक्शन बढ़ने का फायदा जमींदार को मिलेगा, ना कि कंपनी को मिलेगा। पीजेंट की हालत तो खराब ही होगी। ये जो सिस्टम है इसी को ही हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के रूप में भी पहचानते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है। ये परमानेंट सेटलमेंट जिसे हम लोग जमींदारी सिस्टम कहते हैं, ये जमींदारी सिस्टम के द्वारा एक हायरार्की खड़ी की जाती है। यही हायरार्की के द्वारा फाइनली इंडिया के एग्रीकल्चर को इन्होंने चेंज करने की शुरुआत की। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको मैंने ये जो परमानेंट सेटलमेंट है उसको अब समझा देता हूँ फिर से फ्लो चार्ट के द्वारा। ये परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को कहा जाता है कि आप जमीन के मालिक हो, यू आर द ओनर ऑफ द लैंड। ये जमींदार को पीजेंट से ऊपर से पैसा लेना है, तो पीजेंट जो भी प्रोड्यूस करेगा उसकी जो भी रेवेन्यू होगी वो जमींदार ये किसानों से लेगा। ये जमींदार ये पैसा किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच में जो शेयर है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड शेयर का मतलब ये होता है कि आज के बाद अगर फ्यूचर के अंदर किसान 200 रुपए की लागत करता है, किसान 200 रुपए का प्रोडक्शन करता है, बट जमींदार ने किसान के साथ या एक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था कि 100 रुपए का रेवेन्यू एवरी मंथ द जमींदार इज टू पे अप टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। 100 रुपए का रेवेन्यू द जमींदार इज सपोज टू पे अप टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये होता है कि यहाँ जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 100 रुपया ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। तो बाकी का जो प्रोडक्शन का पैसा है वो किसको जाएगा? जमींदार को जाएगा। जमींदार जितना यहाँ पे लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, जितना इन्वेस्टमेंट जमींदार का लैंड के अंदर बढ़ेगा उतना ही प्रोडक्शन लैंड का बढ़ेगा। कंपनी का शेयर फिक्स हो जाएगा। कंपनी झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, इसके लिए कंपनी ने इस जमींदारी सिस्टम की शुरुआत की। तो आपको दो प्रकार की जमींदारी मिलेगी। एक थी ओल्ड जमींदारी, क्या कहते हैं? ओल्ड जमींदारी सिस्टम। दूसरे को हम लोग कहते हैं न्यू जमींदारी सिस्टम। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारी सिस्टम लेके आई है उसे हम लोग कहते हैं न्यू जमींदारी सिस्टम। ओल्ड जमींदारी सिस्टम चलती थी वो मुगल्स के दौरान चलती थी, पर ये जो सिस्टम है थोड़ी अलग वाली सिस्टम है। तो आपको इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर यहाँ से ही हम लोग ये टॉपिक को जब कंक्लूड कर रहे होते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी गई है। क्या लिखा गया है? एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि फॉर सम द जमींदारी सिस्टम कंटिन्यूएटेड, फॉर सम टाइम द जमींदारी सिस्टम कंटिन्यूड बट इट हैड इट्स ओन प्रॉब्लम। अब प्रश्न ये होता है कि जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थे? जमींदारी सिस्टम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई? क्यों जमींदारी सिस्टम की जगह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा जिसका नाम है रैयतवारी सिस्टम। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक और सिस्टम की तरफ चलती है जिसका नाम है महालवारी सिस्टम। इन दोनों को हम लोग देखेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये रैयतवारी, महालवारी और जमींदारी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। बट आज का सेशन यहाँ पे ही ब्रेक लगाते हैं एंड लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर टुडे। हम लोग आज का सेशन यहाँ पे ही ब्रेक लगाएंगे। कल के क्लास के अंदर जब वापस मिलेंगे तो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। और ये टॉपिक को जब हम लोग शुरू करेंगे तो मेनली हम लोग शुरू करेंगे कि यहाँ पे इंडिया के अंदर
जो ज़मींदारी सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है, ज़मींदारी सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आया, थॉमस मुनरो ने कैसे रैयतवारी सिस्टम की तरफ हमको लेके गए और उसके बाद महलवारी सिस्टम कैसे आती है, उसको भी हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको ज़मींदारी सिस्टम पढ़ा रहा था। ज़मींदारी सिस्टम को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं और आज का हमारा जो सेशन है, उसको भी यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे।